हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक नया चैप्टर जिसका कि नाम होगा वॉइड एग्रीमेंट। इससे पहले हमने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और भी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका कि नाम होगा वॉइड एग्रीमेंट। अब अगर हम बात करें वॉइड एग्रीमेंट की तो आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होंगे और कैसे कैसे वॉइड होंगे अलॉन्ग विद देयर सेक्शंस और देयर प्रोविजंस। तो शुरू करते हैं हम वॉइड एग्रीमेंट। इससे पहले कि हम शुरू करें तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि एक तरीके से आज हमारा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसका रिविजन भी होगा, क्योंकि अब जो अधिकतर प्रोविजंस आएंगे वो ऐसे आएंगे जो हम पहले पढ़ के आ रखे हैं। तो आज ये आपका भी टेस्ट है और एक तरीके से आपका रिवीजन भी है कि आपको कितना याद है, और अगर आपको याद नहीं है तो आज आप रिकॉल करते हुए चलना। तो हम करते हैं एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं, जो शुरुआत से ही वॉइड है, वो कौन कौन से एग्रीमेंट है। पहला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज। कोई भी इनकम्पिटेंट पार्टी के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वो वॉइड होगा। अब अगर हम बात करें इनकम्पिटेंसी की तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कम्पिटेंट पार्टी कौन सी होनी चाहिए। तो कम्पिटेंट पार्टी मैंने आपको सेक्शन 11 में बताया था कि मेजर एज का हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो और साउंड माइंड का आदमी हो। तो ये तीन आदमी होते हैं कौन, कम्पिटेंट पार्टीज। और ये हमें कहाँ गिवन है, ये हमें गिवन है सेक्शन 11 के अंदर। इसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था, और अगर आपने वो डिटेल में नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक एक चीज़ विस्तार से बताई गई है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और विद अनलॉफुल कंसिडरेशन। ये हमारा दूसरा एलिमेंट जिसको कि मैंने आपको पढ़ाया था अंडर सेक्शन 23। अगर आपने ये सेक्शन नहीं पढ़ा है तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको ये चीज़ इस वीडियो में सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगा, अंदर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आप वहां से देखें। अगली हमारी चीज़ आती है एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये भी मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है अंडर सेक्शन 20। ऐसे फैक्ट जिसके बारे में दोनों पार्टीज को नहीं पता और वो हैपन हो गया और उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए और बी, ए एक घोड़ा बेचने वाला और बी एक घोड़ा खरीदने वाला। लेकिन जब ये एग्रीमेंट हुआ उसी बीच में वो जो घोड़ा एलिमेंट था, वो जो घोड़ा था वो मर गया, और ना ए को पता है उसके बारे में और ना बी को पता है। तो यहाँ पर दोनों ही उस फैक्ट से अनजान थे कि घोड़ा मर गया। तो यहाँ पर जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ भी होगा वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अब हम अगला देखते हैं कौन सा एग्रीमेंट वॉइड होगा। ऐसे एग्रीमेंट जो कंसिडरेशन के बिना बने हो, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। इसके बारे में मैंने आपको प्रोविजन बताया था सेक्शन 25 के अंदर, जिसके अंदर हमने 3 एक्सेप्शन पढ़ी थी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार्ड डेट और एक्नॉलेजमेंट। सिर्फ इन 3 चीजों को छोड़ करके कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वॉइड कहलाया जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेनिंग ऑफ मैरिज। शादी करने से मना करने का एग्रीमेंट, या शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट, या किसी के व्यापार करने से रोकने का एग्रीमेंट, या किसी लीगल प्रोसीडिंग में दखल अंदाजी करने का एग्रीमेंट, या किसी लीगल प्रोसीडिंग को ना करने का एग्रीमेंट। ये सब एग्रीमेंट जो होंगे ये भी वॉइड होंगे। और ये कौन कौन से सेक्शन आएंगे वो मैं अभी आपको बताता हुआ चलता हूँ। अगर हम बात करें एग्रीमेंट रेस्ट्रेन टू मैरिज तो इसका आएगा सेक्शन 26। अगर हम बात करें एग्रीमेंट रेस्ट्रेन टू ट्रेड इसका आएगा 27। और अगर हम बात करें एग्रीमेंट रेस्ट्रेन टू लीगल प्रोसीडिंग इसका आएगा सेक्शन 28। ये सेक्शन आपको याद रखने हैं। हालांकि अभी आने वाली इस वीडियो के अंदर ही
मैं आपको इन तीनों के सेक्शन गो थ्रू करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये सेक्शन याद रखने क्या, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट टू मैरिज 26, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट टू ट्रेड 27 और एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट टू लीगल प्रोसीडिंग 28। ये वाले एग्रीमेंट भी क्या होंगे, वॉइड होंगे। यहां तक की बात क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक आता है कौन सा एग्रीमेंट वॉइड होगा, जो कि इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए हो, जो एक्ट हो ही नहीं सकता उसको करने के लिए हम कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, तो वो भी वॉइड होगा। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें, ए एक लड़का है, बॉय है, बी एक गर्ल है, लड़की है। ए ने बी को बोला मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे लिए तारे तोड़ लूंगा। ए ने बी को बोला कि तू मुझसे शादी कर ले और मैं तेरे लिए तारे तोड़ लूंगा। अब यहाँ पे ये जो इसने बात कही, मैं तेरे लिए तारे तोड़ लूंगा, क्या ये किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, और जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो वो वर्ड है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? कोई भी ऐसा एक्ट जो इम्पॉसिबल बाय नेचर और फ्रॉम द बिगनिंग, उसको करने का अगर हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो वर्ड है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इस टाइप के एग्रीमेंट डील करते हैं हमारे सेक्शन 56 के अंदर, और जिनको कि हम एक और नाम से जानते हैं, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको ये सेक्शन नंबर और ये सेक्शन का नाम, क्या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट जो किसी भी इंसान की बस की बात नहीं होती। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 29, ऐसे एग्रीमेंट जो अनसर्टेन हो, जिसमें सर्टेनिटी ना हो। क्या लिखा है, अनसर्टेन, तो वो हमारे कहलाए जाएंगे सेक्शन 29 के अंदर वॉइड। अब अनसर्टेन का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जांपल देखेंगे। एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, जिसका मतलब सर्टेन नहीं है, जो अनसर्टेन नेचर का है, इज नॉट सर्टेन, तो वो वर्ड होगा इज वर्ड। बट लेकिन जहां पर वेयर द मीनिंग ऑफ विच इज केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, जहां पर उसका मतलब कुछ इस तरीके से निकल रहा है कि हम उसका संशय जान सकें, तो वो एग्रीमेंट वैलिड कहा जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। भाई साहब ए है हमारे, ये हमारे मिस्टर ए हैं, जिनकी की दुकान है और ये ऑयल बेचते हैं। इनके पास जो ऑयल है, 4 तरीके का ऑयल बेचते हैं, मस्टर्ड ऑयल, हेयर ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। ये 4 वैरायटी इनके पास तेल की है, मस्टर्ड ऑयल की, ऑलिव ऑयल की, हेयर ऑयल की और कोकोनट ऑयल की। अब यहाँ पर एक मिस्टर बी है बायर, यहाँ पर मिस्टर बी है बायर। अब ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ए इसको ऑयल बेचेगा और ऑयल बेचेगा और पैसों में बेचेगा, और कोई ऑयल फिक्स नहीं है और कोई पैसा फिक्स नहीं है। पहली बात यहाँ पर, हालांकि ये ऑयल ही बेच रहा है, लेकिन इसके पास ये वैरायटी 4 है, मस्टर्ड, हेयर ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। इसके बाद 4 वैरायटी, लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है, ए बी को क्या बेच रहा है, तेल, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक है क्या कि कौन सा तेल बेच रहा है?
कौन सा तेल बेच रहा है, मस्टर्ड बेच रहा है, हेयर ऑयल बेच रहा है, कोकोनट बेच रहा है या ऑलिव ऑयल बेच रहा है, स्पेसिफिक ऑयल नहीं है पहली चीज़। और दूसरा, यहाँ पर प्राइस भी फिक्स नहीं है। तो ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं अनसर्टेन, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं अनसर्टेन, और ऐसे एग्रीमेंट होते हैं वॉइड। यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो ये ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता और ये बोलता है कि मैं तेरे को मस्टर्ड ऑयल बेचूंगा और लेट्स सपोज 115 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचूंगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक आइटम क्या हो गई, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इसके बाद आइटम थे 4, उनमें से कोई एक आइटम बेच रहे स्पेसिफिक, और प्राइस कितना है 115, यहाँ पर प्राइस भी स्पेसिफिक हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे, ये जो एग्रीमेंट होंगे, ये कहलाए जाएंगे सर्टेन, और ये वर्ड नहीं होंगे, ये होंगे वैलिड। यहाँ तक की बात क्लियर है। पहली कंडीशन में 4 ऑयल थे, उसने सिर्फ ऑयल के बारे में बोला था कि मैं सिर्फ ऑयल बेचूंगा, कौन सा ऑयल बेचूंगा मुझे नहीं पता, तो वो अनसर्टेन हो गया, तो वो वॉइड है। अब यहाँ पर 4 वैरायटी थी, मस्टर्ड, हेयर ऑयल, कोकोनट और ऑलिव ऑयल। इसने बोला मस्टर्ड ऑयल बेचूंगा, सर्टेन तेल हो गया चारों में से कि मैं तेरे को सरसों का तेल बेचूंगा, तो इसके अंदर ही इसको हम बोलेंगे सर्टेन, और ये होते हैं वैलिड। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें हमारा अगला सेक्शन, तो वो है सेक्शन 30, जो कि बात करता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की, वेजिंग एग्रीमेंट की, सॉरी। सेक्शन 30 बात करता है हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट की। अब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट का आपसे सेक्शन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो हमारा सेक्शन होगा 30, जो कि किसकी बात करेगा, वेजरिंग एग्रीमेंट की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब ये होता क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट। ऐसी इवेंट के होने या ना होने पर किसी चीज़ के लिए हम पैसा दें जो कि हमें नहीं पता कि वो कब होगा, तो वो होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। जैसे कि शर्त लगा ली, अब हमें नहीं पता कि वो इवेंट कब होगा, जब होगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं होगा तो सामने वाला देगा। तो एक तरीके से शर्त लगाने वाले जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। तो ऐसे सभी एग्रीमेंट क्या होंगे, ऐसे सभी एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। नो पार्टी हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, क्योंकि किसी पार्टी के पास उसका होने या ना होने का कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैं किसी से शर्त लगाता हूँ कि आज बारिश होगी तो मेरे को 500 रुपये देगा, अब बारिश का मेरे हाथ में है कि होगी या नहीं होगी। अनसर्टेन इवेंट है, नेचुरल इवेंट है, मैंने सिर्फ शर्त लगाई क्या कि आज शाम को 5 बजे बारिश होगी। अगर 5 बजे बारिश हो गई तो पैसे मेरे को मिल जाएंगे, अगर नहीं हुए तो मेरे को देने पड़ेंगे। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरीके जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या, हॉर्स रेसिंग। अब हॉर्स रेसिंग भी एक तरीके से वेजरिंग एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा घोड़ा जीतेगा कौन सा हारेगा किसी को नहीं पता, वो तो जब रेस पूरी होगी तब पता लगेगा कौन सा जीता और कौन सा हारा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड नहीं है, ये एकमात्र ऐसा एग्रीमेंट है हॉर्स रेसिंग वेजरिंग एग्रीमेंट का जो कि वॉइड नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए। ऐसे एग्रीमेंट जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैं वो क्या होंगे, वो भी वॉइड होंगे।
जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट एग्रीमेंट बने हैं वो सब एग्रीमेंट वॉइड कहे जाएंगे। अब ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और मैंने आपको एक वीडियो इसके ऊपर और बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एलियन एनिमी से बने हुए एग्रीमेंट। यहाँ पर लिखा होगा ट्रेडिंग विद एनिमी, तो यहाँ पर इस एनिमी का मतलब है एलियन एनिमी। यहाँ पर इस एनिमी से मतलब है एलियन एनिमी। अब ये एलियन एनिमी क्या होते हैं इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एक इंडिया है, सॉरी, ये हमारा इंडिया है और ये पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में अभी चल रही है वॉर। तो यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान के लिए इंडिया का आदमी एलियन एनिमी होगा और इंडिया के लिए पाकिस्तान का आदमी एलियन एनिमी होगा। तो इस सर्कमस्टांसेस में इंडिया वाले पाकिस्तान से कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते और पाकिस्तान वाले इंडिया से कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते ड्यूरिंग वॉर। अब यहाँ पर सवाल है वॉर तक, जब तक वॉर चलेगी तब तक। उससे पहले कर सकते थे, उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर ये दोनों कंट्रीज आपस में एलियन एनिमी कहलाए जाएंगे। अब यहाँ तक की बात समझ में आती है कि क्या होते हैं एलियन एनिमी। एनी ट्रेड विद अ पर्सन ओविंग alleging to a government at war with India without the license by government of India is void। क्योंकि जब इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है तो इन दोनों के बीच में जितने भी व्यापारिक संबंध हैं, जितने भी सामाजिक संबंध हैं, वो उस वॉर टाइम तक खारिज कर दिए जाते हैं। और जब तक वो संबंध खारिज हैं तब तक हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते, तब तक हम कोई व्यापार नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो इस वॉर टाइम के बीच में एग्रीमेंट बनेगा वो शुरुआत से वॉइड माना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगला हमारा टॉपिक स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। मतलब किसी भी प्रोसिक्यूशन को, किसी भी प्रोसीडिंग को, कोर्ट की प्रोसीडिंग को हानि पहुंचाना, उसको डिले करना, वो भी हमारा वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्या लिखा है? एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, किसी भी प्रोसिक्यूशन को डिले करना, टेंड्स टू बी प्रोसिक्यूशन और अब्यूज ऑफ जस्टिस, जस्टिस को हानि पहुंचाने के बराबर है, न्याय को हानि पहुंचाने के बराबर है। क्या? स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन करना। अब अगर हम बात करें ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होंगे? वॉइड होंगे। और इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ क्राइम। कोई भी अपराधी, कोई भी आदमी किसी क्राइम को अपना व्यवसाय नहीं बना सकता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ क्राइम। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अफीम उगाना कानूनन अपराध है, लेकिन हम उसको उगा करके बेच रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये जानते हुए भी कि भाई अफीम उगाना कानूनन अपराध है, फिर भी हम उसको उगा के बेच रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का अपराध है। दूसरा, वन शुड नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू सोर्स ऑफ प्रॉफिट। ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, हमने अफीम उगाई, उसको बेचा और उसको ऊंचे दामों में बेचा, प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा? नहीं, ये माना जाएगा प्रॉफिट अकरिंग फ्रॉम क्राइम। और ऐसे ऑफेंसेस के लिए सिर्फ पनिशमेंट है, कोई रिवॉर्ड नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। Compromise of public offense is illegal, or to drop uncompoundable offense without permission of court is also illegal। किसी दो पार्टीज के बीच में केस चल रहा है, सपोज ए पार्टी ए, पार्टी बी, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है, लेकिन हुआ ये ए ने बी को लालच दिया पैसों का और बी ने अपना केस वापस ले लिया बिना कोर्ट की मर्जी से। तो इस केस में भी बी लायबल होगा, ए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक तरीके से कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है।
और ये ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं। अगर इन्होंने केस वापस लिया होता कोर्ट की मर्जी से तो ये वैलिड होता, लेकिन इन्होंने आउटसाइड सिर्फ पैसे के लालच में आके अपना केस वापस लिया है, तो ये ऐसे एग्रीमेंट वॉइड हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है चैंट्री और मेंटेनेंस। अब हम पहले देखेंगे मेंटेनेंस एग्रीमेंट क्या होते हैं। इट इज अ प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन इन विच वन हैड नो इंटरेस्ट। जहां पर किसी पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है तो वो एग्रीमेंट होंगे मेंटेनेंस एग्रीमेंट। सिर्फ हमको इतनी बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ बार्गेन वेयर बाय वन पार्टी एग्री टू असिस्ट टू अदर इन रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। जहां पर एक आदमी दूसरे को मदद करे उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने में, तो वो होंगे कैम्ट्री एग्रीमेंट। और इसके अंदर जो मेन मकसद होगा, इसके अंदर मेन मकसद होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि भैया जो भी हमने डिले करा है उससे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसका शेयर हमें क्या मिलेगा, वो हमें कहेंगे चैंट्री एग्रीमेंट। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, सॉरी, interference with courts of justice, an agreement whose subject is to induce any judicial officer। ऐसे एग्रीमेंट जो किसी न्यायिक अधिकारी को, जो किसी जुडिशियल ऑफिसर को क्या करे, फोर्स करे, क्या कि भैया तू जो फैसला देगा मेरे हक में देगा, या उसको थ्रू करप्शन अपने फेवर में करना, ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड कहे जाएंगे। मेरे खिलाफ एक केस चल रहा था, मैंने जो मेरे जज साहब थे उनको मैंने ऑफर किया कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा और आप ये फैसला मेरे फेवर में करें, तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट होगा हम दोनों के बीच में, ये भी वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस खतरे में है, और जहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस खतरे में है वो एग्रीमेंट वॉइड होंगे। अगला हमारा देखते हैं और कौन से एग्रीमेंट वॉइड होंगे। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज। अब ये एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि हम बोलते हैं कि भैया तू शादी मत कर इससे, इसके बदले तेरे को मैं 100 रुपए दे दूंगा, तो इससे शादी मत कर, तेरे को मैं इतने रुपए दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगोशिएशन हुआ शादी के बदले में। यही बात है एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, कि कुछ पैसों के चलते तो इसे शादी मत कर, या कुछ प्रॉपर्टी के चलते तो इसे शादी मत कर, या कुछ सीक्वेंस के चलते तो इसे शादी मत कर। तो ऐसे जितने भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वॉइड होंगे। क्यों? क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी को भी हम शादी करने से मना नहीं कर सकते। कहाँ पर? सेक्शन 26 के अंदर। तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होंगे, शुरुआत से वॉइड। अब अगला हम देखें, इंटरेस्ट और बेनिफिट अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट और बेनिफिट अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर हमें एक चीज देखनी है, इसके अंदर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। लेट्स सपोज XYZ एक फर्म है और इसके अंदर एक मिस्टर वाई हैं जो इस फर्म के मैनेजर हैं। XYZ एक फर्म है और इसके अंदर एक मिस्टर वाई हैं जो इस फर्म के क्या है, मैनेजर हैं। अब इस मैनेजर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर मिस्टर ए से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इसकी एक्ट की वजह से ये XYZ फर्म लायबल होगी? क्या ये मिस्टर ए इसके कॉन्ट्रैक्ट के करने पर XYZ के ऊपर क्लेम हो सकता है? तो यहाँ पर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये किसकी कैपेसिटी में हुआ है, ये कैपेसिटी में हुआ है मैनेजर की, जो कि वाई का था, और इसने क्या काम किया है, अपनी खुद की कैपेसिटी में काम किया है, ना कि इनके फेवर में आकर।
तो ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, और इसके लिए ए एक्स वाई जेड के ऊपर दावा नहीं ठोक सकता। हाँ, वाई के ऊपर ठोक सकता है, लेकिन अगर बात आएगी एक्स वाई जेड फर्म के ऊपर ठोकने की, तो इनके कंटेक्स्ट में ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। अब मैंने किसी ऊंचे पद के आदमी को बोला कि मेरे को इस गवर्नमेंट जॉब में सर्विस दिलवा दो, तो मैं आपको इसके बिहाफ पर 10 लाख 20 लाख या 50 लाख रुपए आपको दे दूंगा। तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड कहे जाएंगे, क्योंकि मैं किसी पब्लिक ऑफिस को ऐसे नहीं खरीद सकता। मुझे कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, जो उसका प्रोसेस है पूरा फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं पैसे दे के कोई ऑफिसर बन जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो होंगे वो होंगे वॉइड। या फिर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसकी अभी सर्विस बची है, सपोज 10 साल की, और मैंने उसको ऑफर किया कि भाई तू ये पैसे पकड़ और ये जगह खाली कर, क्योंकि मेरा एक आदमी आने वाला है, वो तेरी जगह बैठेगा। तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड होंगे। एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम, यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस करना उसको। इंड्यूस किस लिए करना? तो भाई जल्दी से यहाँ से रिटायर हो, जो भी तेरी पोस्ट है। क्यों? क्योंकि तेरे बदले में मेरा एक अगला आदमी आएगा, उसको मेरे को अपॉइंटमेंट देनी है। तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होंगे? वॉइड होंगे। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो कि भारत के सर्वोच्च सम्मानों को खरीदने बेचने के लिए किए जाएं, तो वो भी वॉइड होंगे। अब सम्मान कैसे हो सकते हैं? पद्म अवार्ड हो सकते हैं, कोई पुरस्कार हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे तरीके के अवार्ड जो होंगे, उनको खरीद बेचने की बात होगी या उनको मैनिपुलेट करने की बात होगी, तो ऐसे एग्रीमेंट भी हमारे क्या होंगे? शुरुआत से वॉइड। अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक, ऐसे एग्रीमेंट जो किसी बंदे की मोनोपोली क्रिएट कर दे। तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होंगे? वॉइड होंगे। एग्रीमेंट हैविंग देयर ऑब्जेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोलीज आर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी आर वॉइड। एग्जाम्पल, एक XYZ सोसाइटी है, उसने एक मिस्टर डी को अलाउ कर दिया कि तू हमारी सोसाइटी में आ, वहाँ पर सब्जी बेच और जो तेरे मन में है उस रेट पे बेच, लेकिन जो तेरे को मुनाफा होगा उसमें 20% हमारा होगा। अब यहाँ पर उस सब्जी वाले की मोनोपोली तो क्रिएट हो गई, लेकिन जो वो हाई रेट पे बेच रहा है उससे लार्ज पब्लिक का तो नुकसान हो रहा है। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि जो सोसाइटी और मिस्टर डी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो वॉइड हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक के प्रॉफिट के चलते पूरी सोसाइटी भुगत रही है। तो तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड होंगे। हमारा अगला टॉपिक, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट टू मैरिज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो वॉइड होगा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर हम किसी माइनर की शादी होने से रोक रहे हैं तो वो वॉइड नहीं होगा, लेकिन अगर हम किसी मेजर की शादी होने से रोक रहे हैं तो वो वॉइड होगा। क्या बात बोली मैंने? माइनर की शादी रोकना नॉट वॉइड, ऑलवेज वैलिड। मेजर की शादी रोकना ऑलवेज वॉइड। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और ये हमें कहाँ गिवन है? सेक्शन 26 के अंदर। सेक्शन 26 के अंदर, एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट माइनर इज वॉइड। अगला हम टॉपिक देखेंगे, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। किसी को हम व्यापार करने से भी नहीं रोक सकते। ये हम कहाँ बात पढ़ेंगे? सेक्शन 27 के अंदर, कि हम किसी भी आदमी को व्यापार करने से नहीं रोक सकते। एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट टू मैरिज इज वॉइड। An agreement by which any person is restrained from exercise a lawful possession is void. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है कि ऐसी कंडीशन में हम अगर रोक भी दें किसी आदमी को तो वो वॉइड नहीं माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन वो कंडीशन क्या क्या है वो हम देखते हैं। पहली, गुडविल।
इसके अंदर ऐसा समझ लीजिए मिस्टर ए ने अपनी गुडविल मिस्टर बी को बेची, तो यहाँ पर जब मिस्टर बी ने अपनी उससे गुडविल खरीदी तो मिस्टर बी ने एक शर्त रखी कि भाई तू ये वाला बिजनेस 1 साल तक यहाँ मत करियो और कहीं भी कर, यहाँ मत करियो। तो ये एग्रीमेंट जो होंगे वॉइड नहीं होंगे, ये एग्रीमेंट वैलिड होंगे, क्योंकि उसने अपना जो अमाउंट दिया है इस गुडविल के लिए दिया है, उसने जो अमाउंट दिया है इस गुडविल को यूज़ करने के लिए दिया है, उस नाम को यूज़ करने के लिए दिया है, तो वो उस नाम को यूज़ करके तो अपना प्रॉफिट कमाएगा। तो ऐसे एग्रीमेंट भी वैलिड होंगे। और दूसरा, एग्रीमेंट अमॉन्ग द सेलर टू पर्टिकुलर गुड्स नॉट टू सेल लेस देन गुड। सपोज ABC एसोसिएशन है, इन्होंने तय किया कि मिल्क के प्राइस हमें मिनिमम 30 रुपीज़ kg या 30 रुपीज़ लीटर के हिसाब से बेचना है। हम 30 रुपीज़ से कम नहीं बेच सकते, ज़्यादा बेशक बेच सकते हैं, लेकिन जो दूध है वो 30 रुपये से कम नहीं बिकेगा। तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड नहीं होंगे, ऐसे एग्रीमेंट भी वैलिड होंगे, क्योंकि ये एक लार्ज सेक्टर को डील करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल को। तो ऐसे एग्रीमेंट भी वैलिड माने जाएंगे। अगला एग्जांपल, नॉट टू कैरी अ कंपीटिंग बिजनेस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। XYZ एक पार्टनरशिप फॉर्म है, XYZ एक पार्टनरशिप फॉर्म है हमारी। अब इसके अंदर ये कंडीशन रखी है कि X हो, Y हो, Z हो। जब तक ये तीनों पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हैं तब तक ये इस पार्टनरशिप से मिलता हुआ बिजनेस ये अपने इंडिविजुअल लेवल पर स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब सपोज अगर XYZ का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कार का, तो ना X उस सेम टाइप का बिजनेस शुरू कर सकता है अपने लेवल पे, ना Y कर सकता है और ना ही कर सकता है हमारा Z। जब ये अलग हो जाएंगे तब बेशक करो, लेकिन अभी नहीं कर सकते जब तक ये पार्टनरशिप के अंदर है। और इससे अगला जो हम देखेंगे, ऐसे एग्रीमेंट भी हो सकते हैं जो पार्टनर है जो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको भी बाउंड कर दे कि भैया इस पीरियड तक तो ये वाला काम मत करो जब तक हमारी पार्टनरशिप फर्म चल रही है। तो ऐसे एग्रीमेंट भी पॉसिबल हैं। अगर हम इनकी बात करें सेक्शन की, अगर हम बात करें इस वाले सेक्शन की, तो ये कहता है हमारा सेक्शन 11 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। और अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये कहता है 36 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो कहता है कि कोई एम्प्लॉयमेंट में, किसी एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉय को कह सकता है कि भैया जब तक तू हम मेरी नौकरी में है, जब तक तू मेरे एम्प्लॉयमेंट में है, तब तक जो मेरा बिजनेस है उससे मिलता जुलता बिजनेस तू नहीं कर सकता अपने लेवल पर। मेरे से चला जाएगा तो तू कर लियो, लेकिन जब तक तू मेरे बिजनेस में है, जब तक तू मेरे एम्प्लॉयमेंट में है, जब तक तू मेरा एम्प्लॉय है, तब तक तू मेरे से मिलता जुलता बिजनेस नहीं कर सकता। तो ऐसे एग्रीमेंट भी वैलिड होंगे। और अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहता है कि हम किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग में रोकने जाने से नहीं रोक सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो वो होगा वॉइड। सपोज किसी की विटनेस होनी थी कोर्ट के अंदर और हम उसको बोल दें कि तू विटनेस मत दे, तेरे को मैं 5,000 रुपये दूंगा, तो ये जो एग्रीमेंट होगा ये वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में दखल दे रहे हैं, और कोर्ट की प्रोसीडिंग में दखल देना लीगल प्रोसीडिंग में दखल देना है। तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड कहे जाएंगे। आज हमने डिस्कस किया वर्ड एग्रीमेंट के बारे में। आपकी ये वीडियो प्लेलिस्ट में डिस्प्ले कर दी जाएगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।